हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। हम कवर कर रहे हैं अभी तक 500 क्वेश्चन जनरल साइंस के, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक वन पार्ट आ चुका था, ये आप लोगों के सामने सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें अभी तक हमने 51 क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है। फिर 53 क्वेश्चन है कि अपद्रवों को मिलने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है जो घट जाता है। फिर क्वेश्चन है 54 कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो माउंटेन एवरेस्ट पर यदि आप चावल को पकाते हैं तो चावल को पकाने में बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 पे कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन बोला जाता है इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। फिर 58 है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। तो ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो पिंड के द्रव्य पर, मतलब उसका जो भार है उस भार पर इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो निर्भर करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो केल्विन में 300 के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य के जो विकिरण होते हैं उसको अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी, मतलब काले रंग अगर इस पर कलर कर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 62 है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो यह साफ मौसम रहता है तो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया। तो गाल्टन नाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था, के बारे में जानकारी दी थी। फिर ध्वनि का तात्व यानी पिच की बात की जा रही है किस पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस की। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो मनुष्य की जो आप जो सुनते हैं, अगर मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के जो फ्रिक्वेंसी होता है उन्हीं के बीच के जो फ्रिक्वेंसी होते हैं उसको मनुष्य सुन पाता है। ना तो 20 से कम को सुन पाएगा और ना ही 20 से अधिक को। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो लोहे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो अधिकतम गति होती है लोहे में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी ग्रेव या पतली श्रील होती है। तो तारत्व मतलब पिच के आधार पर ही आपकी जो आवाज़ है मोटी और पतली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होता है। तो हवाई जहाज़ जो होते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश की और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण पोलराइजेशन का जो प्रोसेस होता है प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होता है, घटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10वें सेकेंड तक ही मानव के कान में ध्वनि का सब प्रभाव रहता है। फिर 73rd क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करती है। तो परावर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण जो है ध्वनि तरंगे अपना पराध्वनि उत्पन्न करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना होगा। तो उसे 56 फीट दूर खड़ा रहना होगा, तभी उसे एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई देगी।
फिर क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति का तीक्ष्ण या तीक्ष्णा बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर एक जेट वायुयान 2 मैक एक यूनिट होता है के वेग से हवा में उड़ रहा है, यदि या जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल जो होगी वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो मैक में डिफाइन होता है और ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पर, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम या वेग या स्पीड अधिकतम होता है? तो लोहे में होता है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो सोनोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो यहाँ पर ध्वनि तरंगे होती है जो शून्य मतलब कह सकते हैं जहाँ पर कोई भी ना तो गैसेस है, ना हवा है, ना रोशनी है, वहाँ पर संचरण नहीं कर सकती, तो वो कौन है? ध्वनि है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार सिस्टम कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है या प्रस्थापित किया गया है, उसके द्वारा बदलाया गया है। फिर किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के कारण जो है प्रकाश तरंगों के होने के बारे में पता चलता है, अस्तित्व के बारे में पता चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी यहाँ पर। फिर 87 th यहाँ पर, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का अपवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, कौन सी घटना प्रकाश की ध्वनि ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? प्रकाश मतलब कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण का जो घटना होता है ये ना तो प्रकाश में घटित होता है और ना ही ध्वनि में घटित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पर, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का जो सिद्धांत होता है वह प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है कि प्रकाश एक तरंग भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश के को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को मात्र 1 सेकेंड लगता है। और वहीं क्वेश्चन नंबर 101 में बोला जा रहा है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाता है। ओके, तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी से सूरज कितना दूर है। क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पर कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति 3 × 10 3 × 108 मीटर होती है। यहाँ पर इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश कितना दूर है, मतलब वायु में प्रकाश की गति कितनी तेज है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर 103वां क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग चमकीला दिखाई देता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं डायरेक्टली। तो किरीट या कोरोना कह सकते हैं, सूर्य के जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये उठा हुआ प्रतीत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है कि पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। फिर किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग के कारण यह नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब जब क्योंकि जो पानी है, पानी होता है नीले कलर का, और जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है। सपोज दैट ये सूरज है और ये वहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, तो सूरज की किरणें यहाँ पड़ती है तो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चली जाती है। इस वजह से जो हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 है, सूर्य
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो ये भी प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है, तरंगदैर्ध्य होता है, जो सर्वाधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? मतलब सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू मतलब चमकीला दिखाई नहीं देता है, क्यों? ये इसके परावर्तन के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पर, फिर से नंबर रिपीट हो गया है, आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए इसमें नीचे वाले सेकंड से, साबुन में पतले झाग में चमत्कार चमकदार रंगों का बनना या बनाना किस परिघटना पर आधारित है? तो ये बहुलीकरण, परावर्तन और व्यतिकरण मतलब पॉलीमर्स के जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर ये बनाया जाता है साबुन में पतले झागों का बनना। फिर क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर कि पिछली साइड मतलब पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो यदि आप आपके पीछे के ट्रैफिक्स को देखना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का ग्लास का यूज़ करेंगे? आप मतलब इस तरीके से समझिए, या फिर जो आप गाड़ी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो उसमें जो कांच लगा होता है, साइड ग्लास कहते हैं जिसे, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये हमारा सेकेंड लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट लेसन इसके अगले दिन ही रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा। ओके, सो आप इसी के साथ कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वोट डालने जाइए, क्योंकि जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे परसेंटेज में वोटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्षता किसी प्रकार की नहीं दिखाई देती है। ओके, आप मेरे कोर्सेज़ को अनअकैडमी पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर 150 से ज़्यादा लेसन हैं। वहाँ पर 16 कोड डिज़ाइन किए गए हैं आप लोगों के लिए। आप जाइए, देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये सारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं लेसन्स डालूँ अपलोड यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।